सिलेबस देखो, एक बार मैं बोल दे रहा हूं, पहले भी यही सिलेबस था मुझे लगता है। काइनेमेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, स्पेशल मैकेनिज्म्स, वेलोसिटी एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म्स, कैम मैकेनिज्म्स, कैम, उसके बाद फ्लेक्सिबल कनेक्टर्स, दैट इज बेल्ट, चेन, ठीक है, गियर्स, यही है ना, कुछ नहीं चेंज हुआ। मतलब पुराना सिलेबस जो मेरे पास ये नोट्स है हमने बना था, जो नोट्स पहले का है वही है, कुछ भी चेंज नहीं किया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला बेल्ट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बुक आता है, मेरे पास है, RS खुरमी और रतन, रतन करके बुक है। इसमें बहुत सारी गलतियां रहती है। ये मेरे पास बुक है दूसरा वाला, एक तुम्हारा यही है कुछ, मुंबई यूनिवर्सिटी का कोई बुक है ये। इसमें बहुत सारी गलतियां रहती है मालूम है। तो आप बेटर है कि आप खुरमी और रतन प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी मालूम है किसके पास टाइम है 2-3 महीना में कितना बड़ा बुक पढ़े, है कि नहीं। तो अपन बेल्ट आज स्टार्ट करते हैं और बेल्ट्स के ही देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो बेल्ट्स के बारे में आइडिया तो होगा थोड़ा बहुत कि नहीं है थोड़ा बहुत आइडिया, और सुना होगा बेल्ट्स। फिर मैं डेरिवेशन करता हूँ, न्यूमेरिकल करता हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, पहले मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। बेल्ट्स, अभी देखो, बेल्ट्स, चेन एंड गियर, ये तीनों पावर ट्रांसमिट करता है, पावर ट्रांसमिट करता है, मालूम है ना। गियर के अंदर कोई, इसमें क्या होता है ना, स्लिप एंड क्रिप, सुना है ना। स्लिप और क्रिप होता है, यहाँ पे स्लिपिंग होता है एंड क्रिप, स्लिप एंड क्रिप होता है यहाँ पे। मतलब क्या होता है, एक तो लूज पड़ जाता है बेल्ट कुछ टाइम के बाद, और दूसरा जब बेल्ट पुली के ऊपर चलता रहता है तो स्लिप भी हो जाता है। तो इनको हम कहते हैं सेमी पॉजिटिव ड्राइव, सेमी पॉजिटिव ड्राइव। और जो गियर होता है इसको हम पॉजिटिव ड्राइव कहते हैं, बराबर, पॉजिटिव ड्राइव कहते हैं। इसमें नो स्लिप एंड क्रिप, इसके अंदर कोई स्लिप क्रिप नहीं होता है। आपको मालूम है जो गाड़ी है आप यूज करते हो, उसमें आप जनरली गियर मैकेनिज्म को यूज करते हो, और जहां पे पूरी तरह से पावर एक्यूरेटली ट्रांसमिट होता है। जैसे गियर का मैन्युफैक्चरिंग आपको मालूम, भारत गियर्स यहीं पे मुंब्रा में करता है, मालूम है, सिलफाटा रोड पे देखा, एक अच्छा रेपुटेड कंपनी है, गियर बनाता है, सुना है, देखा भारत गियर्स, ब्रिज के ऊपर से सिलफाटा रोड वाला देखा, वहां पे नहीं देखा भारत गियर्स। मुंब्रा पॉलिटेक्निक है ना अपना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ठीक है। तो ये पावर ट्रांसमिट करता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बेल्ट के अंदर स्लिप एंड क्रेप होता है। अभी देखो, कोई भी ड्राइव जो होती है ना, दो टाइप की होती है। हमारा दो नीड हो सकता है, एक तो स्पीड को बढ़ाना, एक तो स्पीड को घटाना। तो अगर आप चाहते हो कि स्पीड बढ़ जाए, तो स्पीड बढ़ जाए मतलब क्या करो, इसको ड्राइवर रखो और इसको ड्रिवन रखो। मतलब क्या होगा, आप चाहते हो स्पीड बढ़ाना, मतलब अगर मान लो ये, लेट से ये 1 है और ये 2 है पुली, अगर ये ओमेगा 1 से चल रहा है तो ये ओमेगा 2 से चलेगा। कैसे, बिकॉज अगर एक बार रोटेट होगा, तो मान लो अगर इनका रेशियो, पुली का रेशियो अगर देखा जाए, और मतलब ये अगर रेडियस R1 है तो ये 4 टाइम R1 है, तो 4 गुना है। तो अगर ये एक बार रोटेट होगा तो उतने टाइम में 4 बार रोटेट हो जाएगा। तो अगर आपको स्पीड इंक्रीज करना है, तो आपको अगर स्पीड इंक्रीज करना है तो आप क्या करोगे,
बड़े वाले को ड्राइवर रखोगे, छोटे वाले को ड्रिवन रखोगे। मतलब ये क्या हो रहा है, इससे आप इसको आप ड्राइव कर रहे हो, है ना। मतलब मैंने शायद आपको पहले ड्राइवर किसको बोलना चाहिए बताओ। आप जो चाहिए आपको, तो आप किसको ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव इसको कर रहे हो ना, रोटेट इसको कर रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका ड्राइवर। और जिससे पावर लोगे उसको क्या बोलोगे, ड्रिवन। करेक्ट। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बट अगर आपको स्पीड घटाना हो, स्पीड डिक्रीज करना हो, तो उस केस में क्या करोगे, ये दो पुली है अगर यहाँ पे, तो इसमें से अगर देखा जाए, अगर ये 1 ले रहे हो, ओमेगा 1, और यहाँ पे अगर देखा जाए ये ओमेगा 2, तो उस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये 1 है और ये 2 है। आप इसको क्या बोलोगे, ड्राइवर, और इसको क्या बोलोगे, ड्रिवन। मतलब इसको आप चला रहे हो और उससे पावर ट्रांसमिट हो रही है, और ये अगर 5 बार रोटेट होगा तो एक ही बार रोटेट होगा, स्पीड घट जाएगा। यहाँ पे स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या बोला, समझा। तो ड्राइवर मतलब जिसको आप चलाओगे, जैसे मोटर से कनेक्ट कर दिया इसको, और आपको स्पीड घटाना है, तो स्पीड अगर घटाना है तो आप क्या करो, छोटे वाले को मोटर से कनेक्ट कर लो, और बड़ा वाला चलेगा, मतलब ये 5 बार रोटेट होगा तो एक बार रोटेट होगा, तो स्पीड क्या हो गई, घट गई। यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो एक बार चलेगा तो ये 4 बार चल जाएगा, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। क्या बोला, समझा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। अभी इसको हम ओपन बेल्ट ड्राइव कहते हैं, ओपन बेल्ट ड्राइव कहते हैं। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव, सुना ना, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। उसमें क्या होता है, ऐसा क्रॉस होता है, मतलब ये जो, अगर आप देखोगे ना तो ऐसा पुली पास होता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं क्रॉस बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ठीक है। तो पहले ये जो थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर ये ओमेगा 1 से रोटेट हो रहा है तो आपको मालूम है ओमेगा क्या होता है, 2πn, सुना है ना, 2πn/60, याद है। तो ये अगर ओमेगा 1 है, और ओमेगा 2 का वैल्यू क्या होगा, 2πn/2 / 60। करेक्ट। अगर मैं बोलूं ओमेगा 1 से रोटेट हो रहा है तो ये n1 से रोटेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, n2 से रोटेट हो रहा है। इसका रेडियस क्या है, r1, इसका रेडियस क्या है, r2। करेक्ट। ये समझ में आया। यहाँ पे भी अगर लिखना है तो इसका रेडियस क्या है, r2, इसका रेडियस क्या है, r1। ठीक है। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको मालूम होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव ड्राइव। यहाँ पे स्लिप होता ही नहीं है, कंप्लीट पावर ट्रांसमिट होता है। इसको क्या कहते हैं, सेमी पॉजिटिव ड्राइव। और यहाँ पे हमें फिलहाल किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, बेल्ट के बारे में, फिर चेन के बारे में, फिर अगला चैप्टर ही गियर के बारे में। तो पहले बेल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या बोला, समझे। इतना पहले बेसिक्स लिख लो। तेरे बारे में नीट के बच्चों को बताता हूँ ना, तो लोग बोलते हैं मिलना है सर, मालूम है। मतलब ये डिटर्मिनेशन कैसे आता है, मतलब लोगों को मोटिवेट करता हूँ ऐसा, तो बोलते हैं। ठीक है। अगला हेडिंग डालो, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या डालो, हो गया। ओके, देखो इसमें सम सी ज्यादा है, और पहले थोड़ा बहुत थ्योरी है वो पहले बता दे रहा हूँ, जो डेरिवेशन है उसको बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद सम्स हम लोग करेंगे। ठीक है। देखो, ये नाम सुना, वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या होता है, एनीवन सुना है कभी। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि अगर कोई बोले कि वी वेलोसिटी, यहाँ पे ये जो बेल्ट है जिस वेलोसिटी से जा रहा है उसी वेलोसिटी से आ रहा है,
तो लीनियर वेलोसिटी बेल्ट का कांस्टेंट है, और मैं ऐसा लिख सकता हूं लीनियर वेलोसिटी, और इसको हम पेरिफेरल वेलोसिटी कहते हैं, ऑफ पुली 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली 2, राइट? लीनियर वेलोसिटी यहां पे पूरा नहीं लिखा, फिर भी लिख दिया। अच्छा, आपको सुना है कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं बड़े वाले का रेडियस r1 और ओमेगा 1, छोटे वाले का r2 और ओमेगा 2, करेक्ट? अच्छा, अगर रेडियस के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो ठीक है, बट हम डायमीटर के टर्म्स में ऐसा लिख सकते हैं d1/2, और इसको लिख सकते हैं 2 पाई n1/60, और इसको लिख सकते हैं r2 को क्या लिख सकते हैं d2, और यहाँ पे 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 पाई n2/60, करेक्ट? यहां से जो टर्म कैंसिल होना था कैंसिल हो गया, और n1/n2 इज इक्वल टू d2/d1 बराबर, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी रेशियो, और इसको लिख सकते हो r2/r1, करेक्ट? ये टर्म को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो मतलब स्पीड ज्यादा तो डायमीटर कम, स्पीड कम तो डायमीटर ज्यादा। क्या बोला समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी बुक में जब तुम मशीन डिजाइन पढ़ोगे तो वहां पे आई लिखते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो क्या हुआ? n1/n2, d2/d1, r2/r1, और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या बोला समझा? बराबर, ये लिख के रखो, और ऐसा एक डेरिवेशन कर दो। कभी कभार पूछते हैं कि फॉर वेलोसिटी रेशियो व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो, डेरिवेशन शॉर्ट में 2 मार्क 3 मार्क के लिए पूछ लेते हैं कभी कभार, ठीक है? हो गया? अभी देखो यहां तक, ठीक है, न्यूमेरिकल तक पहुंचता हूं मैं। सी वेलोसिटी रेशियो बाय कंसिडरिंग थिकनेस ऑफ बेल्ट। कभी कभार ऐसा लिखा रहता है n2/n1 इक्वल टू d1/d2 प्लस थिकनेस। अभी देखो हमने यहाँ पे पुली का डायमीटर तो लिया है, दैट इज d1 और d2, करेक्ट? अभी इसके ऊपर से जो बेल्ट पास हो रहा है इसका भी कुछ थिकनेस होता है ना, बराबर? तो अगर हम बेल्ट का थिकनेस यूनिफॉर्म होगा तो d1 के साथ भी हमने t ऐड किया और d2 के साथ भी हमने t ऐड किया, तो अगर हमने बेल्ट के थिकनेस को भी कंसीडर किया तो ऐसा फॉर्मूला बनेगा। अगर हम क्रिप, क्रिप क्या होता है मालूम है? कोई बताएगा? व्हाट इज क्रिप? कोई बताएगा क्या होता है क्रिप? हाँ, कंसिडरिंग क्रिप, क्रिप का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? क्रिपिंग का मतलब क्या होता है? स्लिप का मतलब तो मालूम है, क्रिप का मतलब क्या होता है? कुछ तो ज्यादा स्ट्रेच होके टूटेगा नहीं, मतलब हाँ, स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस से आपको मालूम है लूज पड़ जाता है बेल्ट, क्रिप हो गया, दैट इज लूज, मतलब जो लूज हो गया ना स्ट्रेस से, ज्यादा स्ट्रेस आया। तो धीरे धीरे अगर कोई भी बेल्ट है तो बेल्ट ऐसा नहीं होता कि जैसा नया लेके आओ। तुमने देखा है आटा चक्की में कभी गए हो? आटा चक्की, वहां पे अगर देखोगे ना तो बेल्ट रैप यूज होता है पुली और उसके जनरेटर के बीच में। तो क्या होता है ना, एक टाइम के बाद वो बेल्ट बहुत बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। तो क्या करता है सामने वाला? कट करता है, कट करके एक जगह फिर नट बोल्ट करता है, मतलब, और नट बोल्ट करके पीछे ऐसा स्मूथिंग करता है ताकि जब रोटेट हो तो रोटेशन के टाइम पे ज्यादा फ्रिक्शन ना हो, ताकि ग्रीसिंग भी करता है अंदर, मालूम है थोड़ा सा। तो वो जो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है स्ट्रेस के कारण उसको हम क्रिपिंग कहते हैं, ठीक है? तो अगर हम क्रिप को भी कंसीडर करते हैं तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला ऐसा होता है n2/n1 इज इक्वल टू d1/d2, यहाँ पे E मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी प्लस रूट ऑफ सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय E प्लस रूट ऑफ सिग्मा 2। अब यहाँ पे E तो क्या है? E है मटेरियल इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी
मॉड्यूलस मालूम है ना, यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। कहाँ पे, सॉम में था, बट हम पढ़ रहे हैं टॉम। टॉम मतलब थियरी ऑफ मशीन, तुम्हारे सब्जेक्ट को कॉम बोलते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी। बट यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल इलास्टिसिटी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर स्ट्रेस corresponding to larger and smaller pulley। ये सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है, ये भी नोट करना है। मतलब अगर क्रिप को अगर कंसीडर किया तो फॉर्मूला ऐसा होगा, थिकनेस कंसीडर किया तो ऐसा। क्रिप और थिकनेस दोनों प्रॉब्लम में नहीं दिया है, ऐसा लिखा रहेगा, बाय कंसीडरिंग द क्रिप, बाय कंसीडरिंग द स्लिप। अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो ये, मेंशन किया थिकनेस तो ये, क्रिप मेंशन किया तो ये। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं स्लिप मेंशन करता हूं, बाय कंसिडरिंग द स्लिप, बाय कंसिडरिंग स्लिप, तो उस केस में n2 by n1 इक्वल टू d1 by d2 1 माइनस s by 100, s इक्वल टू s1 प्लस s2, दोनों पे कितना स्लिप हुआ उसका परसेंटेज देंगे तुम्हें, और उस केस में ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्या बोला, समझा? तो सबसे पहला चीज क्या है कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। वेलोसिटी रेशियो का मतलब है कि अगर ये रोटेट हो रहा है तो ये कितने से रोटेट होगा, दोनों का रेशियो क्या है। अब ये रेशियो किस किस चीजों से अफेक्ट हो सकता है, बेल्ट के थिकनेस से। अगर ये स्लिप हुआ तो उससे अफेक्ट होगा। अगर दूसरा इसमें स्ट्रेचनेस आ रही है तो उससे अफेक्ट होगा। तो अगर नॉर्मली कुछ नहीं लिया तो ये फॉर्मूला, थिकनेस आ गया थोड़ा मोटा हो गया तो उसके कारण भी हो सकता है कि 200 रोटेशन में 1 रोटेशन का फर्क पड़ जाए, तो ये फॉर्मूला। लूज हो रहा है तो ये फॉर्मूला, स्लिप हो रहा है तो ये फॉर्मूला, समझा? ऑल लिख लो सारे के सारे। ये समझ गया ना सब जो भी लिखा? ये अगला लिखना। मैक्सिमम टेंशन, आज बेल्ट, आज कोशिश करूंगा कि आज ही पढ़ा के खत्म कर दूं, ज्यादा फटाफट थोड़ा इस बार करना है, मालूम है, पहले से ही, क्योंकि बाद में भरोसा नहीं रहता लोगों का, है ना। मैक्सिमम टेंशन नहीं, सम्स कराना है ज्यादातर, क्योंकि अल्टीमेटली वही आता है। मैक्सिमम टेंशन हेडिंग डालो। ठीक है, देखो ये सब जो नोट्स बनाया है ना, कितने कितने पुराने मालूम है, जब तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम इंजीनियरिंग करोगे। 5वीं छठी में तुम होंगे सब, तब के 10 साल 12 साल पुराने नोट्स है। हाँ, 10 साल पहले तो तुम लोग, देखो अभी बार बार वही डायग्राम, क्या करें, इसको हम कहते हैं टाइट साइड और इसको हम कहते हैं स्लैक साइड, मालूम है ना, टाइट साइड एंड स्लैक साइड। अगर मुझे पहले देखना है कि मैक्सिमम टेंशन, जब ये रोटेट होगा तो टेंशन आएगा, तो मुझे चाहिए क्या, मैक्सिमम टेंशन। अभी आपको मालूम है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बराबर, ये वाला फॉर्मूला तो मालूम है। तो अगर फोर्स मतलब टेंशन, तो हम लिख सकते हैं सिग्मा मैक्सिमम, मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया क्या होगा, विड्थ इनटू थिकनेस ऑफ द बेल्ट। अभी मान लो बेल्ट का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, तो बेल्ट का अगर कट करोगे
तो ऐसा क्रॉस सेक्शन दिखेगा, दिखेगा ना, बेल्ट को कट करोगे तो यहां पे क्या होगा, थिकनेस, और यहां पे क्या होगा, विड्थ। तो ये जो एरिया है, ये एरिया के ऊपर क्या होगा, स्ट्रेस आएगा। तो अगर मैं लिखूं कि टी मैक्स की वैल्यू क्या होगा, सिग्मा मैक्स, मैक्सिमम स्ट्रेस इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, ये किसका है, बेल्ट का। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके रख रहा हूँ, ये साइड में ड्रॉ करके रखना कि एरिया क्या है। ओके, अभी जो मैक्सिमम टेंशन होता है वो क्या होता है, टाइट साइड का टेंशन। और अगर टाइट साइड का टेंशन अगर ये रुका हुआ है तो सिर्फ टाइट साइड का टेंशन, बट चल रहा है तो सेंट्रीपिटल टेंशन आता है, सेंट्रीपिटल। क्योंकि जब सॉरी फ्यूगल जब वो रोटेट हो रहा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आता है, सेंट्रीफ्यूगल। तो एक तो जब रुका हुआ है तो सिर्फ T1, बट अगर चल रहा है, चलते समय इनिशियल टेंशन क्या होगा, TC। अभी ये TC क्या होगा, टेंशन ऑफ टाइट साइड, और ये क्या है, सॉरी, टेंशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, करेक्ट। CF का मतलब सेंट्रीफ्यूगल आएगा लिखने ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या बोला समझा। और ये जो है ना टीसी का मतलब क्या है, टेंशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यहां जो T1 है ये क्या है, टेंशन ऑफ टाइट साइड, कि टाइट साइड में ज्यादा टेंशन होगा, है ना, स्लैक साइड में कम होगा। अच्छा, अभी इनको, अभी टीसी को हम क्या लिखते हैं, जैसे हमने 11th-12th पढ़ा है, तो 11th-12th में क्या होता था, mv²/r लिखते थे, याद है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद है कुछ, mv²/r। अरे सेंट्रीफ्यूगल नहीं याद है, 11th-12th में लिखते थे mv²/r, और दूसरा एक और फॉर्मूला था ना, क्या, mr⍵², ये होता था। ये सेंट्रीपिटल का और सेंट्रीफ्यूगल का, सेंट्रीपिटल और फ्यूगल क्या होता है ये मालूम है, क्या होता है, तब कोई बॉडी सर्कल में घूमता रहता है तो जो फोर्स उसको सर्कल में घुमा रहा है वो टुवर्ड द सेंटर आता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल। और जो अवे एक्ट होता है उसको फ्यूगल कहते हैं, फ्यूगल को हम स्यूडो फोर्स कहते हैं। एंड इट्स अ, अगर देखा है स्यूडो फोर्स मालूम, सुना है, अच्छा, उसका मैग्नीट्यूड ये होता है। अभी अगर ये सेंट्रीफ्यूगल है mv²/r, बट तुम्हारे, देखो अगर मास ऑफ बेल्ट दिया, बट तुम्हें सिलेबस में क्या होता है ना, मास पर यूनिट लेंथ देते हैं, पर यूनिट लेंथ कितना मास है, तो तुम्हें ऐसा फॉर्मूला नहीं यूज करना है, तुम्हें कैसे यूज करना है, mv²। सर आर कहां लिखा, भाई यहाँ जो m है ना, m के अंदर ही आर है, मतलब ये जो m है ना इसका मतलब क्या है मालूम है, मास पर यूनिट लेंथ, किसका, बेल्ट का, ऑफ बेल्ट। समझा क्या क्या बोला मैंने, ये क्या है, m का मतलब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ बेल्ट, समझा। तो अगर किसी ने पूछा कि टीसी का मतलब क्या, सेंट्रीपिटल का, तो ये क्या बोलोगे, mv²। इस mv² में बोलेगा अरे mv² आर होता है, तुमने गलत लिखा है, अरे भाई मास पर यूनिट लेंथ है। अभी मास पर यूनिट लेंथ है तो देखो ना ये क्या होगा, केजी पर मीटर, यहाँ क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको याद होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं मालूम है, न्यूटन। एक मीटर मीटर कैंसिल हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। देखो फोर्स आ गया। तो यहाँ जो m है ना वो m मास नहीं है, वो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। क्या बोला समझा, मतलब अगर मैं बात करूं तो अपना कभी कभार ये फॉर्मूला यूज होगा, कभी कभार मैक्सिमम स्ट्रेस इंटू विड्थ इंटू थिकनेस इज इक्वल टू T1 प्लस TC, इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम टेंशन। तो होप सो बेल्ट के ऊपर मैक्सिमम टेंशन क्या आएगा आपको समझ में आ गया होगा। राइट ऑल ऑफ यू, क्लियर कि नहीं, डन, समझ गया मैक्सिमम टेंशन का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर बेल्ट बोला है रुका हुआ है तो रुका हुआ है तो टाइट साइड इज अ मैक्सिमम टेंशन, बेल्ट चल रहा है तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल भी आएगा, बराबर। तो ये पूरा एनालिसिस लिख, हेडिंग तो लिखा था ना आपने, ठीक है। देखो
देखो एक सेकेंड ना। देखो एक ओपन बेल ड्राइव है, इस तरफ का टेंशन T1, इस तरफ का टेंशन T2, ये बड़ा वाला पुली, छोटा वाला पुली, लार्जर पुली, स्मॉलर पुली। ठीक है। अभी इसमें क्या होता है मालूम है, कुछ फॉर्मूलाज है ओपन के लिए, मैं चाहिए तो डिराइव करके दिखा सकता हूँ, बट तुम्हें कुछ यूज नहीं है उसका। तो अगर सबसे पहला फॉर्मूला आता है बीटा, बीटा जो है 180 माइनस 2 अल्फा है। यहां देखना टोटल ये कितना होगा, ये टोटल यहां से यहां तक 180, और 180 में से ये दोनों अल्फा, मतलब ये क्या बता रहा मालूम है कि इसके ऊपर अगर बड़े वाले को हम कहते गियर, नहीं सॉरी मैं गियर में आ गया, बड़ा वाला जो पुली है ये, और ये छोटा वाला गियर में, हम बड़े वाले को गियर कहते हैं, छोटे वाले को पिनियन कहते हैं, सुना है ना। ओके, लीव इट। अभी जरा ये कांटेक्ट एंगल देखो, कांटेक्ट एंगल का मतलब क्या है, बीटा क्या बता रहा है, कितना एंगल बेल्ट इसके ऊपर चिपका हुआ है, बेल्ट का लैपिंग। तो बेल्ट का जो लैपिंग वाला एंगल है ऑलमोस्ट कितना है, 180 माइनस 2 अल्फा, 180 माइनस 2 अल्फा एग्जैक्टली। अगर आप देखोगे तो जो बेल्ट उसके ऊपर चिपका हुआ है कितना है, 180 माइनस 2 अल्फा। अभी अगर देखा जाए तो एक और फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, अल्फा जो होता है वो क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ R1 माइनस R2 डिवाइड बाय 2, और सॉरी C, करेक्ट यहाँ पे। तो पहले एक काम करो, ये फॉर्मूला मैं डिराइव करता हूँ, चाहिए तो पहले ये ड्रॉ कर लो, ओपन बेल ड्राइव ड्रॉ कर लो। देखो अगर न्यूमेरिकल में तुम्हें सिर्फ ओपन, क्योंकि आज तक तो पूछा तो है नहीं ऐसा डिराइव करो या ओपन बेल्ट का या क्लोज बेल्ट का, बड़ा लेंथ का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। इसमें देखो ये बीटा क्या हो गया समझा, और अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ, हम ट्रिगो लगा के या ज्योमेट्री लगा के निकाल सकते हैं, R1 माइनस R2 बाय C, ये होता है अल्फा का फॉर्मूला, ये अल्फा। चाहिए तो मतलब इट्स ओके, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता सकता हूँ चाहिए तो। अगर मैं ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूं, बट ठीक है इतना दिल पे मत लेना कि ऐसा इतना करना है मुझे, नो नीड। अभी अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल है ये एंगल क्या होगा, अल्फा। तो आपको मालूम है कि ये अगर अल्फा है और ये अगर परपेंडिकुलर है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये पूरा क्या है, R2, और इसमें से ये जो है ये क्या है, R1।
तो ये क्या होना चाहिए, R2 माइनस R1, राइट? दिमाग लगाओ। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या, C। साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है अपोजिट अपॉन हाइपो। सो R2 माइनस R1, यहाँ पे सॉरी R1 माइनस R2 होना चाहिए, बड़ा R1 है ना और छोटा R2 है, तो R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय C। तो अल्फा क्या हुआ, साइन इनवर्स ऑफ R1 माइनस R2 बाय C। समझा कैसे निकलता है? तो हम निकाल सकते हैं सब, बट हमें नहीं चाहिए। क्या बोला, समझा? हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि लैप एंगल, इस बीटा को क्या बोलते हैं, लैप एंगल, अल्फा ये, और साथ ही साथ यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लेंथ, अप्रोक्सीमेट लेंथ होता है पाई R1 प्लस R2 प्लस 2C। C क्या सेंटर डिस्टेंस है, R1 R2 दोनों का रेडियस है, प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। करेक्ट। ये फॉर्मूला होता है अप्रोक्सीमेट लेंथ। इसको क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेट लेंथ। लेंथ मतलब ये जो बेल्ट है, बेल्ट को खोल दोगे तो उसका लेंथ कितना होगा, पाई R1 प्लस R2 2C, मतलब R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय C। और अगर कोई पूछे कि एग्जैक्ट लेंथ बताओ, एग्जैक्ट लेंथ, तो एग्जैक्ट लेंथ का फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 प्लस 2C कॉस अल्फा प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय C। ये फॉर्मूला होता है इसका। नहीं, यहाँ पे होता है 2 अल्फा R1 माइनस R2, ये फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट लेंथ का, और ये फॉर्मूला होता है अप्रोक्स लेंथ का। क्या बोले, समझे? ये याद रखना, एग्जैक्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि फाइंड एग्जैक्ट लेंथ, फाइंड अप्रोक्सीमेट लेंथ। अप्रोक्सीमेट लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला, एग्जैक्ट लेंथ निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला। याद रखना, जब कभी भी एंगल तुम ऐसे रखोगे तो रेडियन में होना चाहिए। आपको मालूम है कि एंगल कभी भी साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक के साथ होता है ना, तो डिग्री में चलता है, बट अगर एंगल कभी भी ऐसा रखा तो रेडियन में होना चाहिए। और अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि 30 डिग्री कितना रेडियन होता है, तो 30 इंटू पाई बाय 180 कर देना। तो पाई बाय 180 कर दो तो यहाँ पे क्या होगा 6, तो ये क्या हो गया पाई बाय 6 रेडियन। करेक्ट। तो ये रेडियन में कन्वर्ट कर लेना पहले, तो समझा? मतलब अगर यहाँ पे तुम डिग्री में पुट करो, रेडियन में पुट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट जब अकेला एंगल कहीं पे लिखा हो तो वहां पे रेडियन में होना चाहिए। ध्यान रखना बस कैलकुलेशन के टाइम। ठीक है, लिख लो पूरा, चलेगा ना? डन हो गया ये। अगला लिखना क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्रॉस बेल्ट ड्राइव, डायग्राम बना दे रहा हूं और फॉर्मूला है चेंज तुम्हें दिखा देता हूं क्या है। याद रखना इजी है, एक बार याद रखा मतलब बस। क्या किया समझा, फॉर्मूला में चेंज, सबको जहां जहां माइनस था सब प्लस कर दिया। अच्छा अभी देखो यहाँ पे देख लो, क्रॉस बेल्ट है, थोड़ा सा आइडिया भी ले लो। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा पढ़ा के ना ऐसा लग रहा है अभी यहाँ पे भी अंडो दबा रहा था मैं, ऐसा कर रहा था। तुम लोग का ड्राइंग सब्जेक्ट हो गया क्या, पास हो गया ना? क्योंकि सबसे बेकार अगर आज तक जिंदगी में कोई सब्जेक्ट लगा है ना मेरे को, तो ड्राइंग।
देखो यहाँ जो टोटल एंगल होता है ना, ये टोटल एंगल क्या होता है 180 प्लस 2 अल्फा, इधर का अल्फा इधर का अल्फा, लैपिंग एंगल। यहाँ पे भी आप देखोगे तो कैसे आता है, तुम्हें बताया था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूलाज मैंने चेंज कर ही दिया। इसको हम क्रॉस बेल ड्राइव कहते हैं। ये ओपन की जगह क्रॉस बेल ड्राइव, क्रॉस हुआ है ना। तो ये जो है ना क्रॉस बेल ड्राइव है, और बाकी तो इसका 1 है, ये 2 है। इसका स्पीड n1 ओमेगा 1 r1 डायमीटर d1, इसका n2 ओमेगा 2 r2 b2। लिख लो पूरा क्रॉस बेल ड्राइव। बेल्ट टेंशन रेशियो, बेल्ट टेंशन रेशियो। पुली, पुली का ग्रुप है, मतलब पुली का ग्रुप कैसा होता है, जैसे ये पुली है तो बेल्ट को फंसाने के लिए ग्रुप होता है, उसको पुली ग्रुप कहते हैं। सिंपल अगर पुली ग्रुप है, ये अगर देखा जाए तो थिकनेस है और ये विड्थ है, मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए विड्थ और ये थिकनेस है, मतलब ये बेल्ट आया इसमें, बेल्ट का विड्थ और ये थिकनेस, और यहाँ पे बेल्ट मटेरियल और उसके बीच में कुछ फ्रिक्शन भी होगा होगा कि नहीं। तो अगर मुझे फ्लैट बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट है, तो वहां पे टेंशन का जो रेशियो होता है, हायर टेंशन अपॉन लोअर, e raised to power mu टाइम बीटा। क्या बोला समझा? बीटा का मतलब क्या है, जो एंगल देखा था मैंने उसको बीटा कहते हैं। अगर मैं बोलूं कि ओपन के लिए यूज करना है तो क्या बोलोगे 180 माइनस 2 अल्फा, क्लोज किया सॉरी क्रॉस के लिए करना है तो 180 प्लस 2 अल्फा, याद रखना। इसको टेंशन रेशियो कहते हैं। ये सब निकाला जा सकता है, सब कुछ। अगर तुम्हें कभी इच्छा हो इसे कि कहां से है बताओ, आराम से बता सकते, बहुत बड़ी बात नहीं। बट फॉर द टाइम बिंग आपको यही याद रखना है कि ऐसा होता है। बाद में बोलेंगे आवाज ही नहीं आ रही। देख, तो टेंशन का रेशियो फ्लैट बेल्ट के लिए, फ्लैट बेल्ट इसमें फंसेगा, ये विड्थ है, ये थिकनेस है। दूसरा हो सकता है कैसा, इस तरह से ग्रूव हो सकता है। वी वेल्ट नाम सुना, वी वेल्ट। तो अगर वी वेल्ट है तो इसको हम, ये जो एंगल होता है ना, इसको ग्रूव एंगल कहते हैं, 2 थीटा। और थीटा को कहते हैं सेमी ग्रूव एंगल, सेमी ग्रूव एंगल। अभी जब वी बेल्ट हो, वी बेल्ट, उस टाइम पे ऐसा होता है पुली का शेप, और जब फ्लैट बेल्ट होता है तो पुली का शेप ऐसा होता है। तो यहां पे टेंशन का जो रेशियो आता है T1/T2 e raised to power mu बीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है, म्यू बीटा अपॉन साइन थीटा। क्या बोला समझा? ये कब वी बेल्ट में, ये कब फ्लैट बेल्ट में, समझा? एक टर्म और है जिसको हम कहते हैं इनिशियल टेंशन, इनिशियल टेंशन। मतलब जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो नेट टेंशन होता है, टेंशन ऑफ टाइट साइड प्लस टेंशन ऑफ स्लैक अपॉन 2, इसको क्या कहा जाता है, इनिशियल टेंशन। विदाउट कंसिडरिंग सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल को कंसीडर करूं तो एक टाइट साइड एक स्लैक साइड, दोनों टेंशन ले रहे हैं, तो दोनों साइड में क्या लेना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल। तो T1 प्लस T2 प्लस 2 टाइम TC डिवाइडेड बाय 2। क्या बोला समझा? तो ये विथ
सेंट्रीफ्यूगल। दैट्स इट, जो भी फॉर्मूला था बेल्ट का खत्म। क्या बोला समझा? अच्छा, एक चीज छोटा मोटा और चीज कभी कभार न्यूमेरिकल में काम आता है। तो मालूम, डेंसिटी को हम बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट? बराबर। अभी मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। वॉल्यूम अगर बेल्ट का है तो विड्थ इंटू थिकनेस इंटू लेंथ। अभी मास अपॉन लेंथ तो हम स्मॉल एम कहते हैं। तो स्मॉल एम रो, ये क्या हो गया बीटी। यहाँ पे स्मॉल एम का मतलब क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। क्या बोला समझा? तो ये फॉर्मूला भी एम निकालने के लिए, मास पर यूनिट लेंथ, कभी क्या क्या होगा, डेंसिटी ऑफ बेल्ट दे दिएगा और मैं क्या करूंगा, बी इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा और उससे मास पर यूनिट लेंथ निकाल दूंगा। तो ये इंफॉर्मेशन भी तुम्हें आना चाहिए। क्या बोला समझा? तो ये सारे कुछ आपको मालूम होना चाहिए। फ्लैट बेल्ट में, वी बेल्ट में, ये सब कुछ लिख लो, सब कुछ। ठीक है, बस थियोरेटिकल पार्ट ओवर, नाउ विल गो फॉर न्यूमेरिकल। यहां तक समझ गया ना सबको? और जितना नोटबुक में करा उतना कर लेना, बस बस। क्या हुआ? टेंशन रेशियो जो है ना, ये टेंशन रेशियो है, ये टेंशन रेशियो है। इसके लिए फ्लैट बेल्ट के लिए, ये किसके लिए? वी बेल्ट के लिए। ये इनिशियल टेंशन क्या है ये बताती है, और वो क्या है? डेंसिटी का मतलब होता है। ठीक है, सब उसी में लिख दो, सब उसी में लिख दो। ये कोई तुमसे पूछेगा नहीं, इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल आएगा। और पेपर चाहिए तो भाई नेक्स्ट लेक्चर से ही तो पेपर लेके आ रहा, ताकि जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज कवर कर, है ना? पेपर 2-3 साल का। और रेगुलर आओ, बस ये रिक्वेस्ट है कि तुम्हें भी समझेगा, मुझे भी अच्छा लगता है फिर, मालूम है? नहीं तो क्या होता है ना कि आज ये दो आया, कल ये दो आएंगे, ये चार आएंगे, उसकी इसमें क्या होता है कि पढ़ाऊं तो पढ़ाऊं क्या, रेगुलरिटी ठीक है, ये सब काम होते रहता है, ये भी हो सकता है। सम्स करते हैं स्टार्ट, चलेगा? एक छोटा सा और फॉर्मूला आपको मैं चाहता हूं कि आपको मालूम होना चाहिए, शायद पहले ये नोट कर लो। डन। सॉम कैसे गया? सॉम में पास, थर्मो में दिक्कत है। थर्मो में क्या दिक्कत आया मतलब? पढ़ा ही नहीं। थर्मो लेकिन इजी है ऐसा, अभी देख, अगर तूने नहीं पढ़ा है तो अभी मैंने पूरा रिकॉर्ड करके हो गया है मेरा, तो देख लेना, अगर तो रिकॉर्डिंग है पूरा अभी फुल। सॉम का भी होगा पूरा, सॉम का तो पहले भी था, एफएम का भी पूरा है ही ऐसा। इसमें थोड़ा हो, इसमें चल रहा है बस। डन, ठीक है। अभी पावर का फॉर्मूला मालूम है क्या? कभी बचपन में पढ़ा है? पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है कुछ 11th-12th में, पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी। अच्छा, पावर का यूनिट मालूम है क्या होता है? वॉट। अच्छा जरा देखो, अगर मैं पावर को ऐसा लिखता हूँ फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। यहाँ पे क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। न्यूटन मीटर का क्या होता है? एनर्जी, जूल। जूल पर सेकंड क्या होता है? वॉट। ये तो अभी मालूम है, ये समझा कैसे लिखा? तो मतलब पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है।
अभी अगर मान लो एक पुली है, एक तरफ टेंशन है ज्यादा, एक तरफ है टेंशन कम, राइट साइड फ्लैट साइड। तो अगर मैं तुमसे पूछूं और वेलोसिटी v से हम लोग खींच रहे हैं, तो जो पावर डेवलप होगा, पावर हायर टेंशन माइनस लोअर टेंशन नेट टेंशन, तो नेट टेंशन क्या हो गया, T1 माइनस T2 इंटू वेलोसिटी। तो ये वाला जब फॉर्मूला मैं यूज करूंगा पावर के लिए, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पुली, तो ये जो फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पुली, तो अगर पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पुली ये वाला फॉर्मूला यूज करो तो कोई दिक्कत है नहीं? समझ गया एवरीवन, क्लियर कि नहीं? लिख लो। हुआ? क्वेश्चन बोलू? लिखो। टू पैरेलल shafts whose center distance is 4.8 meter are connected by open belt drive, are connected by open belt drive. The diameter of larger pulley is 1.5 meter and that of smaller pulley is 1 meter. The initial tension in the belt when it is stationary is 3 kilonewton and mass of the belt is 1.5 kg per meter. Take mu equal to 0.3. Find power transmitted. Find power transmitted when smaller pulley rotates at 400 rpm. Rotates at 400 rpm. ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए और ठीक है, एक बार देख लो क्या क्या है जो डेटा गिवन है, उसको देख लो एक बार। ब्रैकेट में लिख लो एक छोटा सा पॉइंट, कंसीडर सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। और एक चीज और याद रखना, जब भी डेंसिटी दिया रहे, मास पर यूनिट लेंथ दिया रहे, तो समझ जाना कि उसके लिए क्यों दिया है वो, ताकि सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट को मानो। मतलब क्वेश्चन में अगर डेंसिटी दिया रहे, मास पर यूनिट लेंथ दिया रहे, तो समझ आना कि सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट को लेना है। नोट लिख दो, इफ रो और एम
इज गिवन रो और एम का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, इज गिवन, consider centrifugal effect. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है सॉल्व, देख लो, समझ में आ जाएगा तुम्हें। करें, देखो पढ़े, पढ़ तू, पढ़। हाँ, 4.8 मीटर सी का वैल्यू है, समझ गया। हाँ आगे, ओपन बेल्ट ड्राइव, एक सेकेंड, R1 कितना है, D1 1.5 मीटर। हाँ, हमने लार्जर मतलब 1 लिया है, 2 मतलब स्मॉलर लिया है। ओके आगे, हाँ 3 किलो न्यूटन इनिशियल टेंशन। क्या है इनिशियल टेंशन, मालूम होगा। आगे, स्मॉल एम 1.5 kg पर मीटर। मैंने क्या बोला है, जब मास दिया है, ये किसका यूज क्या है, क्या यूज है बताओ ना मुझे। पूरे फॉर्मूला में एम ही तो सेंट्रीफ्यूगल ही है ना। ओके हाँ आगे, 0.3। ओके लेट्स सी, कैलकुलेट करना है पावर, आई थिंक सो, है ना, पावर कैलकुलेट करना है। और छोटे पुली का रोटेशन दिया है कि बड़े पुली का, छोटे पुली का रोटेशन कितना है, 400 आरपीएम। ओके ये दिया है अपने पास। होप सो क्लियर एवरीवन, समझ गया। ओके ना, आपको मालूम है कि हमें याद है कि v1 और v2 बराबर होता है, याद है, पेरिफेरल वेलोसिटी आर इक्वल। तो आपको याद है v1 जो होता है ना, वो क्या होता है, d1/2 इंटू ओमेगा 1, और ये क्या होता है, d2/2 इंटू ओमेगा 2, ये होता है। अच्छा, अपने पास जो डेटा है, ये डेटा से हम v1 को v2 को v बोल सकते हैं। तो v अगर कैलकुलेट करना है तो d1/2 इंटू ओमेगा 1 या d2/2 इंटू ओमेगा 2। तो अपने पास डेटा क्या है, n2। तो अपने पास क्या डेटा है, ये वाला डेटा है ना। तो अपने पास ये वाला डेटा है, तो d2/2 ओमेगा क्या लिख सकते हैं, 2πn2/60 बराबर, 2 कट गया, ये क्या होगा, पाई n2 d2/60, b का फॉर्मूला। कोई कोई लोग क्या करते हैं ना, ये इतना नहीं बता के डायरेक्ट लिख देते, पाई एन डी अपॉन 60 कर दो, उससे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। समझा, तो आपके ऊपर है, आप चाहो तो ये यूज करो, आप चाहो तो ऐसा तरीके से यूज कर सकते हो। ओके इट्स योर चॉइस, समझ गया। अभी वेलोसिटी निकालने के लिए पाई है, n2 400 है, d की वैल्यू 1 मीटर है, डिवाइड बाय 60 कर दो, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, हाँ है ना, पहला स्टेप। अभी मुझे क्या दिख रहा है, इनिशियल टेंशन दिख रहा है। 2 मिनट लिखना मत, देखो बस। इनिशियल टेंशन मैंने क्या बोला, एम दिया है, तो यू हैव टू कनेक्ट विथ सेंट्रीफ्यूगल। तो इनिशियल टेंशन का फॉर्मूला T1 प्लस T2 प्लस 2 टाइम TC बाय 2, where TC की वैल्यू हो गई mv²। अपने पास m की वैल्यू है कितना, 1.5, वेलोसिटी निकाल के रखा है ऊपर। इनिशियल टेंशन को किलो न्यूटन को क्या करोगे, न्यूटन में कन्वर्ट करोगे, 10⁻³ न्यूटन में। और इससे टीसी डालो, 2 डालो, टीआई डालो, तो एक रिलेशन आया, T1 प्लस T2 इक्वल टू समथिंग, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। होप सो क्लियर एवरीवन, बराबर। कैसे क्या समझा। अभी अगर मुझे मालूम है कुछ मेंशन नहीं किया है, तो विल कंसीडर फ्लैट बेल्ट। कौन सा बेल्ट लेंगे, फ्लैट बेल्ट, बोला नहीं है ना उसने।
तो अभी अज्यूम मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं बोला है तो अज्यूम फ्लैट बेल्ट। अगर मैंने फ्लैट बेल्ट लिया तो T1 बाई T2 ई रेज़ टू पावर म्यू टाइम क्या बीटा, म्यू टाइम बीटा। अच्छा अभी बीटा निकालना अपने लिए टास्क है। बीटा निकालना 180 माइनस 2 अल्फा, या अल्फा निकालना है तो क्या साइन इनवर्स ऑफ ओपन बेल्ट ड्राइव है, साइन इनवर्स ऑफ R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय C। क्या बोला समझा? अच्छा अभी लेट्स सी, R1 निकालना है तो 1.5 बाई 2 ये मीटर में आएगा, R2 निकालना है तो 1 बाई 2 मीटर में आएगा, ये क्या हो जाएगा 0.75 मीटर, ये क्या हो जाएगा 0.5 मीटर, बराबर ये हो गया। सेंटर डिस्टेंस अपने पास है 4.8, अल्फा निकालोगे तो जो तुम अल्फा निकालोगे ना, ये अल्फा आपका जो भी आएगा रेडियन में रखना। क्या बोला समझा? अल्फा की वैल्यू डिग्री में आएगी फिर रेडियन में रखना उसको। क्या बोला समझा? रेडियन में चाहिए। पहले मुझे वैल्यू बताना कितना आ रहा है, ठीक है? कितना आ रहा है अल्फा? मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे, मैंने कैलकुलेट किया है और वो रेडियन में आ रही है, रेडियन में डायरेक्टली आ रही है अल्फा डायरेक्टली, साइन इनवर्स कर दिया ना, तो ये आ रहा है मेरा रेडियन में नहीं, ये जो आ रहा है मेरा 2.985 आ रहा है। क्या देखो पहले तो डिग्री में आ रहा है 2.985, 2.985 डिग्री। हाँ एक मिनट 2.985 आ रहा है, 2 मिनट होल्ड करो। यह आ रहा है मेरा 2.985 डिग्री, करेक्ट। अभी देखो 2 मिनट गाइस होल्ड करो, इसको तुमने डिग्री में रखा है तो माइनस पहले कर लो डिग्री में। तो बीटा निकालते समय 180 माइनस 2 इंटू 9.85, इसको क्या करो पहले डिग्री में निकाल लो, क्योंकि 180 क्या है डिग्री में ना, तो उसमें से पहले डिग्री में कर लो। अभी डिग्री में होने के बाद फिर क्या करो, इसको जो वैल्यू आएगा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या निकालो रेडियन में। 2 मिनट होल्ड करो, रेडियन में निकालो, क्योंकि ये वाले फॉर्मूला में बीटा अकेला है और जहां अकेला होगा वहां पे क्या होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए। तो अभी क्या करोगे, T1 बाई T2 इक्वल टू ई, म्यू की वैल्यू तो मालूम है, व्हाट इज द वैल्यू 0.3 है, और यहां पे बीटा को किस में रखोगे, रेडियन में रखोगे। यहां पे ये क्या आ गया, T1 इज समथिंग टाइम T2, ओके, ये आ गया इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 में T1 की जगह समथिंग T2 पुट कर दो, तो बाय 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करो, 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा तुम्हें, T1, फिर क्या मिलेगा T2। हमें पूछा है पावर, पावर क्या होता है T1 माइनस T2 इंटू वी, याद है ये पावर होता है, दैट इज अ पावर। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, क्लियर है कैसे डील करना है, कोई दिक्कत? स्टेप्स कैलकुलेट करते जाओ, आंसर्स मैच करो। हाँ 2.98, हाँ 985, 2 पॉइंट, अच्छा 2.985, ओके स्टार्ट। हाँ इतना नहीं गुरु हुआ इसको 4 बार मारा है अभी, उसके पहले मारा वो इधर है, इधर 4 बार एक तो पहले इसमें तो बड़ा हनुमान का है, अब ऐसा दबी थी मेरा सेंटर तो
नहीं नहीं हो गया आंसर सारे वेलोसिटी कितना आ रहा है वेलोसिटी वैल्यू 20.94 अरे 20.94 है उसके बाद T1 प्लस T2 की वैल्यू 4684.55 ये आ रहा है 20.94 करेक्ट और ये आ रहा है टोटल 4684.55 भाई टीसी निकाल के इसमें डालना है फॉर्मूला में बराबर ना क्या करना फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना फिर -2 टाइम टीसी करना समझा इतना आना चाहिए जो लिखा है मैंने वैल्यूज उसके बाद बीटा की वैल्यू जो है वो तो ऑलरेडी है ही बीटा की वैल्यू 174.03 डिग्री में रेडियन में 37 T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू T1 आता है 2.487 ये चेक करो इतना आना चाहिए हुआ सारे आंसर समझ हुआ मैच कर लो भाई आंसर के बिना मत रुकना नहीं तो फिर बाद में एग्जाम में नहीं आएगा ये जो मैंने आंसर्स लिखा वो मैच हो एग्जाम में इसके लिए अभी से आदत डल के रखो मैं इसके लिए थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर से सीरियस हूँ इसलिए कि तुम्हें ज्यादा ज्यादा टाइम पे खत्म करे और ये देखो ये एक हो गया दूसरा ये स्टेप्स देख लो बस यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली रहना बस पहले डिग्री में आएगा फिर डिग्री में रहने दो अगर तुमने रेडियन में कर दिया तो दोनों को रेडियन में करना पड़ेगा ठीक है यहाँ तक समझ गया कोई दिक्कत एक और क्वेश्चन बोल दो 2 मिनट चलेगा कोई दिक्कत 5 मिनट चलेगा ना अच्छा लिख लो डिटरमाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार आया हुआ 3-4 बार आया हुआ हाँ इसके लिए डिटरमाइन द width of a 9.75 mm thick width of a 9.75 mm thick leather belt required to transmit
15 kilowatt power from a motor running at 900 rpm. From a motor running at 900 rpm. The diameter of driving pulley of motor is 300 mm and driven pulley runs at 300 rpm. Center distance is 3 meter. And the density of leather is 1000 kg per meter cube. Density of leather is 1000 kg per meter cube. The maximum allowable stress is 2.5 megapascal. And mu equal to 0.3. Assume an open belt drive. Assume an open belt drive and neglect effect of creep and slip. Creep and slip. ठीक है? और ठीक है, स्टार्ट कर सकते हो. ये एक बार क्वेश्चन पढ़ के डेटा आप नोट डाउन करोगे क्या है क्या नहीं है बस. और इसका जो स्मॉल बी निकला उसका फाइनल आंसर आना चाहिए 0.0807. स्मॉल बी निकालने को बोला है. आंसर आना चाहिए 0.0807. चेक कर लो एक बार. स्टेप्स फटाफट मेरी तो टाइम अभी नहीं दोगे ना तो बाद में खुद परेशान आएंगे. स्टार्टिंग में ही टाइम देते हैं क्या बोलते हो. पानी बोतल
सिग्मा मैक्सिमम नहीं है और तो कुछ नहीं है अब वो बेल्ट का विथ वो सिग्मा हमारे आंसर्स कुछ निकाला देखो सबसे पहला डेटा थिकनेस है थिकनेस को मीटर में कन्वर्ट किया छोटी छोटी बात यार थिकनेस को 9.75 इंटू 10⁻³ मीटर ओके पावर को वैट में कन्वर्ट किया 10⁻³ वैट 15 इंटू 10⁻³ रनिंग एट 900 आरपीएम सबसे पहले तुझे ये बता द डायमीटर ऑफ पुली ऑफ द मोटर इज 300 mm एंड ड्रिवन रन्स एट 300 आरपीएम इसमें से अगर देखा जाए तो 2 और 1 कौन सा है ड्राइविंग 1 है ड्रिवन 2 है ठीक है तो ड्रिवन 2 है मतलब N2 की वैल्यू कितनी है 900 आरपीएम N2 क्या है 900 आरपीएम am I right तो N2 900 आरपीएम है और अपने पास दूसरा जो डेटा दिया है D2 की वैल्यू द डायमीटर ऑफ ड्राइविंग पुली ऑफ द मोटर इज 300 एंड द ड्रिवन पुली एट 300 तो आरपीएम है ठीक है N1 N2 दोनों दिया है और हाँ 300 N1 रहेगा देखना क्या लिखा है कि फ्रॉम अ मोटर रनिंग एट 900 आरपीएम मोटर 900 आरपीएम पे रन कर रहा है द डायमीटर ऑफ द ड्राइविंग पुली ऑफ द मोटर इज 300 mm ये सुनो ना अभी द डायमीटर ऑफ ड्राइविंग पुली ऑफ द मोटर का ड्राइविंग पुली ये कितना है 300 mm है तो ये जो डेटा है और ड्रिवन पुली रन्स एट 300 आरपीएम बराबर तो ये जो डेटा है दोनों जो डेटा है वो किसका है N2 का है N2 और D2 है ना बराबर ना ड्रिवन पुली 300 आरपीएम और N2 हाँ ड्राइविंग को N2 ले रहे हैं मतलब देखो एक कंफ्यूज मत हो यहाँ पे पहले ये हो गया ठीक है कंफ्यूज नहीं हो कि अभी अगले लेक्चर करते हैं ये तो पूरा क्वेश्चन जैसा बोलो ये तो क्वेश्चन करना पड़ेगा तुम बोलो मेरे को टाइम है मैं फ्री हूँ 9 बज चुके हैं इसके लिए बोला मैं नेक्स्ट टाइम करते हैं ठीक है इसके आगे वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा ठीक है तुम ट्राई मार लो नहीं तो ठीक है बोर्ड पे लिख दूंगा ठीक है तुम अपने हिसाब से N2 और N1 लो और सॉल्व करो ऐसा कुछ नहीं है कि एक को 1 लिया एक को 2 लिया क्या फर्क पड़ता है बड़े वाले को हम 1 ले रहे हैं छोटे वाले को 2 ले रहे हैं बराबर और जो ज्यादा स्पीड में रोटेट हो रहा है वो N2 होगा और जो कम स्पीड में रोटेट होगा N1 होगा दैट्स इट ये लेना ज्यादा बेटर है ठीक है तो N2 को क्या ले लो N2 को देखो N2 को 900 ले लो N1 को 300 ले लो और अगर जो D2 दिया है तो D2 दिया है मतलब इतना लॉजिक रखो जो ज्यादा स्पीड में रोटेट हो रहा है वो छोटा है जो कम स्पीड में रोटेट हो रहा है वो बड़ा है तो N2 क्या है तुम्हारा 900 है और N1 कितना है 300 है और जो छोटे वाले का अगर देखा जाए डायमीटर नहीं दिया है बड़े वाले का ही डायमीटर दिया है तो D1 की वैल्यू दी हुई है करेक्ट ठीक है 300 ओके बराबर ना और
ये डेटा अपने पास है और कुछ डेटा था, और ये डेटा के यूज से निकाल सकते हो। हाँ वही डेटा है, ठीक है।